हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा पे स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत हम एसआरए के सेक्शन 15 से शुरू करेंगे। इस सेक्शन के साथ हम सेक्शन 19 को भी पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। सेक्शन 15 ऑफ एसआरए ये कहता है कि वो मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कौन ला सकता है। एंड सेक्शन 19 ये कहता है रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। मतलब एसआरए का जो सूट है वो हम किस पर्सन के अगेंस्ट में ला सकते हैं। पहले पढ़ते हैं हम उन कैटेगरीज को जो हु कैन क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है पार्टीज इटसेल्फ। दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। सेकेंड कैटेगरी है द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ आइदर पार्टीज। दोनों पार्टीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकते हैं। ये जो सेकंड कैटेगरी है इसका एक प्रोविजो भी है जो ये कहता है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मटेरियल इंग्रेडिएंट जो है वो किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन, लर्निंग स्किल या सॉल्वेंसी पे बेस्ड है, तो ऐसे केसेस में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि उस इंटरेस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता, तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं या उसके जो भी प्रिंसिपल हैं, जो मेन पार्टीज हैं, मतलब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट क्लेम नहीं कर सकते। पर इसके भी तीन एक्सेप्शंस है। उसके एक्सेप्शंस ये कहते हैं कि जहाँ पार्टी जो है अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसका जो पार्ट है वो ऑलरेडी फुलफिल कर चुकी है, तो ऐसे केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। सेकेंड कंडीशन ये बोलती है कि जब तक कि अदर पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर ले जिसके अगेंस्ट में आप सूट ला रहे हैं, जब तक कि वो आपके पार्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर ले, तब तक आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट उसको पूरा करने के लिए अगेंस्ट सेकंड पार्टी हम नहीं ला सकते हैं। ये हमारा प्रोविजो था। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे सेटलमेंट और मैरिज का केस है, या कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली का केस है, या फैमिली मैटर्स से रिलेटेड किसी थर्ड पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट उनमें से कोई भी जो है एंटाइटल्ड पर्सन है वो ला सकता है अगेंस्ट सेकेंड पार्टी। चौथा जो केस है वो कहता है रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट। फिफ्थ है रिवर्जनर इन रिमाइंडर, जो प्रॉपर्टी का रहेगा। ऐसे जो एग्रीमेंट्स रहेंगे उसमें यदि कोई कोविनेंट है और जो रिवर्जनर है वो इंटाइटल्ड है उस बेनिफिट को लेके, तो वो भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकता है। ऐसे ही जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है वो रिवर्जनर इन रिमाइंडर, एक रिवर्जनर इन पोजीशन है। सेकंड जो सिक्स्थ जो कैटेगरी है हमारी है वो है न्यू एमलगमेटेड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये 2018 से जो है एड ऑन करी गई थी। यहाँ पे ये कहती है कि यदि कोई एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद सब्सिक्वेंटली जो है वो किसी अनदर एलएलपी से मिल जाती है, उनका एमलगमेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो है नई जो लिमिट एलएलपी निकल के आएगी, उस उनके जो उन दोनों एलएलपीज के मिलने से जो एक न्यू एलएलपी निकल के आएगी, तो वो न्यू जो एलएलपी है वो भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। अदर जो कैटेगरी है, कोई ऐसी नई कंपनी है जो बाद में मर्ज हुई है, ऐसी दो कंपनी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद किसी नई कंपनी से मिल जाती है, तो जो नई कंपनी निकल के अराइज होती है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। बट इन सारे प्रोविजंस में एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कंपनीज मर्ज होने के पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होना चाहिए, तभी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती हैं। जो लास्ट प्रोविजन है वो ये कहता है कि किसी कंपनी द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रोमोटर्स, तो ऐसे जब किसी कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं और उनका जो पर्पस रहता है वो कंपनी से रिलेटेड रहता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस इनकॉर्पोरेशन की टर्म से वारंटेड रहता है, तो जो कंपनी बनती है नहीं वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकती है। किन पर्सन्स के अगेंस्ट में सूट लाया जा सकता है, तो दोनों पार्टीज में से जो एक पार्टी और दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में सूट ला सकती है। सेकंड जो कैटेगरी है वो ये बोलती है कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में भी जो है आप सूट ला सकते हो, बट उसकी कंडीशंस ये है कि
any other persons claiming under him by title arising subsequently to the contract except a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। ये क्लॉज ये बोलता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो स्ट्रेंजर है, जो किसी के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यदि कोई टाइटल अराइज होता है जिससे उसको टाइटल मिल जाता है तो वो पर्सन्स के अगेंस्ट में भी ला सकते हैं, बट उसमें कंडीशंस यही है कि यदि उस थर्ड पर्सन ने जो है मनी पेमेंट कर दिया है, पैसे दिए, कंसिडरेशन दिया है कुछ, और उस कॉन्ट्रैक्ट का उसे नोटिस नहीं था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का उसे नोटिस नहीं था, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं लाया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी बोलती है एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। ये कैटेगरी बोलती है कि ऐसे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में लाया जा सकता है जो टाइटल क्लेम कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी में उसको टाइटल मिल रहा है, भले ही वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के पहले उन्हें पता थी और प्लेंटिफ भी ये बात जानता था जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला रहा है कि भाई उसको एक टाइम पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ये जिसका जो टाइटल है वो किसी थर्ड पर्सन को चला जाएगा और वो ओरिजिनल डिफेंडेंट को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे केसेस में उस नोन पर्सन के अगेंस्ट में भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाया जा सकता है। जो लास्ट कैटेगरी है वो यही है न्यू एमलमेटेड एलएलपी कंपनी एंड द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रमोटर्स। तो ये तीनों कैटेगरी जो है इन केसेस में जो नई कंपनी बनती है, नई एलएलपी फॉर्म होती है, या जो कंपनी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी के बिहाफ में जो प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी के पर्पस से, और उसके जो इनकॉर्पोरेशन के टर्म्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से वारंटेड रहते हैं, तो ऐसे केसेस में उस कंपनी के अगेंस्ट में भी जो है सूट लाया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ये था हमारा सेक्शन 15 एंड सेक्शन 19। इस सेक्शन से वैसे एमसीक्यूज बनते नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस के अगेंस्ट में जो है हम सूट्स ला सकते हैं, या कौन सी पार्टीज जो है वो सूट, कौन से पर्सन जो है वो सूट कर सकते हैं। सेक्शन 16 हम सेक्शन 10 के रेफरेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। इससे सेक्शन को देखते हुए आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 30 जो ये बात कर रहा था, सेक्शन 30 कि राइट्स ऑफ परचेजर एंड लेसी अगेंस्ट पर्सन्स विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। सेक्शन 13 ये बताता है कि परचेजर और लेसी के पास क्या राइट्स हैं जब उन्हें कोई टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सेक्शन 17 ये बताता है कि जो हमारे सेलर है, वेंडर है, या फिर जो लेसर है, उनके पास क्या राइट है, क्या वे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकते हैं, और यदि नहीं ला सकते तो उनके पास क्या रेमेडी है। सेक्शन 17 ही कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर। ये क्लॉज कह रहा है कि ऐसी दो कंडीशंस है जिसमें किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का, जो यदि वेंडर या जो लेसर है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किन केसेस में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं ला सकते, उनके फेवर में वो नहीं दिया जा सकता। तो दो क्लॉज है जिसमें उनको अलाउ नहीं करेंगे। पहला ये है वो नोइंग हिमसेल्फ नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी। जो वेंडर या लेसर है जिससे पता है कि उस प्रॉपर्टी को लेकर उसके पास कोई टाइटल नहीं है, या और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सेल करने का या प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का। और सेकंड कंडीशन है वो दो ही entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt। ये क्लॉज ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो गया और एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तो उसे पूरा विश्वास था कि उसके पास उस प्रॉपर्टी को लेके एक अच्छा टाइटल है, एक गुड टाइटल है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट जब पार्टीज ने वो जो टाइम फिक्स किया था कि आप पूरा परफेक्ट टाइटल ले लेंगे उस टाइम पीरियड तक, या जब सूट कोर्ट में आया और कोर्ट ने डिसाइड किया कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जो है ये डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे है,
वो नहीं कर पाते उस टाइम पीरियड तक। उस टाइम पीरियड तक जो है कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग दोनों ही चीज़ नहीं कर पाते, और परचेजर और लेसी को जो है टाइटल फ्री नहीं दे पाते हैं। उसमें भी अभी डाउट है कि भाई लेसर और वेंडर के पास ये टाइटल है कि नहीं। इन दो केसेस में यदि ब्रेक हो रहा है और कौन जो लेसर और वेंडर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाते हैं अगेंस्ट सेलर एंड लेसी, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ग्रांट नहीं देगी, क्योंकि इनके पास टाइटल ही नहीं है, या टाइटल तो है बट वो टाइटल क्लियर नहीं है। उसमें अभी भी डाउट है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं। ऐसे केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर देगा कोर्ट। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall also apply as far as may be to the contracts for the sale or hire of movable property। जो क्लॉज ए एंड बी है वो सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में भी जो है एज इट इज अप्लाई होंगे। ये था हमारा सेक्शन 17। मूविंग फर्दर हम सेक्शन 18 की तरफ बढ़ते हैं, जो बोलता है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस, इन सिंपल टर्म्स वेरिएशन मतलब चेंजेस। ये सेक्शन ये बोलता है वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग to which the defendant sets up a variation, the plaintiff cannot obtain the specific sought except with the variation so set up in the following cases। ये सेक्शन बोलता है कि आने वाले जो 3 क्लॉजेज हैं जिसमें के सिचुएशंस बताई गई हैं, यदि कोई प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जो राइटिंग में है, जिसके अगेंस्ट में वो सूट लाता है और डिफेंडेंट उस पर वेरिएशन ला देता है, डिफेंडेंट जो है डिफेंस लेता है वेरिएशन का, तो ऐसे केसेस में जो प्लेंटिव है उसको जब तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं मिलेगा, जब तक वो डिफेंडेंट ने जो वेरिएशंस रखा है उसको मान ले, यदि वो मान लेता है तो जो है कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ग्रांट कर सकती है। पर ऐसी सिर्फ 3 कंडीशन है। तो ऐसी कौन से 3 कंडीशन से आगे पढ़ते हैं। पहला है वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट is in its terms or effect different from what the parties agreed to or does not contain all the terms agreed to between the parties on the basis of which the defendant enter into the contract। पहले में बोलता है जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ याद रखिएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जनरली ये एमसीक्यू का पार्ट बनता है। कई ऐसी जगह आते हैं फैक्ट वर्ड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो सेक्शन 18 सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। और मिसरिप्रेजेंटेशन, जहाँ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जहाँ डिफेंडेंट ये प्ली ले रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोग के बीच में डिसाइड किया गया था, जो उसके टर्म्स लिखे गए थे, वो अभी जो प्लेंटिफ लाया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, उस टर्म से बिल्कुल डिफरेंट है, या जो पार्टीज ने एग्री किया था उससे अलग है, या वो सारे टर्म्स जो है वो कंटेन नहीं करता है जैसा पार्टीज के बीच में एग्री हुआ था जब एट द टाइम डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। तो यदि ऐसी सिचुएशंस होती हैं और डिफेंडेंट वो डिफेंस लेता है कि भाई जैसा हम लोग के बीच में डिसाइड हुआ था वैसा नहीं हुआ है, इसको चेंज किया जाए, या थ्रू फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से जो पार्टीज जो टर्म्स हैं या उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो अलग आ रहा है, उसको यदि सुधार दिया जाए, तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्लेंटिफ को सूट ग्रांट कर देगी अनटिल अनलेस प्लेंटिफ एक्सेप्ट नहीं करेगा या वेरिएशन के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक वो वेरिएशन के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जो कोर्ट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराएंगी। सेकेंड क्लॉज है where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ डिपेंडेंट ये बोलता है कि भाई पार्टीज का ऑब्जेक्ट था एक पर्टिकुलर लीगल रिजल्ट लाना जिस पर्पज से वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया गया था, बट एक्चुअली जब एट द टाइम किया गया था तब तो लग रहा था कि लीगल रिजल्ट निकलेगा, बट अब देख के लग रहा है कि नहीं निकलेगा। तो जब तक जो पार्टीज का ऑब्जेक्ट था वो अचीव नहीं हो जाए तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेरिएशन जो है इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ग्रांट नहीं करेगी। तीसरी कंडीशन से वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरिड इट टर्म्स, जहाँ पार्टीज थे कॉन्ट्रैक्ट का ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो चुका है उसके बाद उसके टर्म्स बदल दें। तो जब टर्म्स चेंज हो गए तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस था वो चेंज हो गया। तो अनटिल अनलेस
ओरिजिनल टर्म्स पे नहीं लाते हैं या जो टर्म्स चेंज किए गए हैं वो दोनों पार्टीज के कंसेंट से किए गए हैं, ऐसे केसेस में जब है क्लियर हो जाएंगी चीज़ें तो कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ग्रांट कर देगा। ये वाला जो सेक्शन है वो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91 एंड 92 के साथ भी रीड करते हैं, जो ये बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ द प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जब तक जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी वेरिएशंस रखे गए जब तक वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं आ जाएंगे तब तक वो लीगली वैलिड नहीं माने जाएंगे। बेसिकली इस सेक्शन का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहाँ तो डिफेंडेंट के राइट्स को जो है वो ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन 19 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 15 के साथ। सेक्शन 20 भी हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 के साथ, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मूविंग फर्दर हम पढ़ते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट मेन 3 सेक्शंस जो है 20A, 20AB, 20C। ये 2018 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं एंड ये ऑलमोस्ट हर जुडिशरी में ये इस सेक्शन से जो है क्वेश्चंस पूछे गए। सेक्शन 20A ये बोलता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। No injunction shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to the infrastructure project specified in the schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project. Explanation for the purpose of this section, Section 20B and Clause HA of Section 41. The expression infrastructure project means the category of projects and infrastructure subsectors specified in the schedule. सेक्शन 20A का जो पहला प्रोविज़न है वो ये कहता है कि कोई भी जो कोर्ट है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी किसी भी पार्टी को जो सूट लेके आ रहा है अंडर दिस एक्ट। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इस क्लॉज में नहीं, इस पूरे एक्ट के अंडर में यदि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आ रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके इंजंक्शन का सूट ला रहा है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं SRA के, जहाँ पे जिसको ग्रांट करने की वजह से किसी प्रोजेक्ट में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की में उसके कंप्लीशन में जो है या तो डिले हो रहा है या इम्पीडिमेंट हो रहा है। जो शेड्यूल की लिस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट है, वो हम शेड्यूल में पढ़ेंगे आगे। इस का सेक्शन का सेकंड क्लॉज बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी और expedient to do so by notification in the official gazette, amend the schedule relating to any category of projects or infrastructure subsectors. इस सेक्शन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो जो शेड्यूल है उसका अमेंडमेंट कर सकेगा, उसमें नए प्रोजेक्ट्स यदि उसे लगता है कि एड ऑन करने चाहिए जो ज़रूरी हैं तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के शेड्यूल को अमेंड कर सकेगा और जो कैटेगरीज दी गई हैं उस या सब कैटेगरीज दी गई हैं उसमें वो एड ऑन कर सकेगा। क्लॉज 3 ये बोलता है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेट soon as may be after it is issued before each houses of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the notification or both houses agree that the notification should not be made, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the नोटिफिकेशन। इस क्लॉज का सिंपल सा मतलब है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेंडमेंट लाती है या शेड्यूल में अमेंडमेंट करना चाहती है और उसके लिए वो ऑफिशियल गैजेट में जो है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन निकालती है, तो ऐसा कोई भी जो नोटिफिकेशन इशू करती है उसको पार्लियामेंट के ईच हाउस के सामने रखना पड़ेगा जब वो सेशन में है या फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, जिस पे वो लोग आर्ग्यू करेंगे या उस पॉइंट्स पे, उस कैटेगरीज पे डिस्कस करेंगे कि वो रिलेवेंसी है कि नहीं है। और जैसे वो ख़त्म हो जाएगा और दोनों हाउस यदि एग्री कर जाते हैं तो ऐसा नोटिफिकेशन निकल के मॉडिफिकेशन के साथ एग्री कर लेते हैं तो वो अलाउ कर देंगे और यदि उसमें चेंज नहीं होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो
उस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। सेक्शन 20B बोलता है स्पेशल कोर्ट्स। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try suit under this act in respect of contracts relating to infrastructure projects। सेक्शन 20B कहता है स्पेशल कोर्ट्स का जो है एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। ये बोलता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर एस्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स, बट प्रायर विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स उन्हें जो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है उनके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। फिर वो नोटिफिकेशन निकालेंगे ऑफिशियल गैजेट में, एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स की पावर दे देंगे जो भी लोकल लिमिट्स से उनके जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने का। इस एक्ट के अंदर जो भी सूट आएगा, यह देखिए यहाँ पे कैटेगरी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके या इंजंक्शंस को लेके बात नहीं हो रही। यहाँ एसआरए के अंडर में जितने सूट्स लेके आए जाएंगे, जितने भी एसआरए के अंडर में जो है सूट्स लेके जाएंगे, उन सबको डील करने की पावर जो है स्पेशल कोर्ट्स को दी गई है। बट इसमें ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, भले उनको कैंसलेशन को है, उनके इंजंक्शन को लेके है। तो इस एक्ट में जितने भी सूट्स इन रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको डील करने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश कर सकती है, या किसी जो भी सिविल कोर्ट्स हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स की कैटेगरी में ला सकती है। सेक्शन 20 ये बोलता है एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CPC, a suit filed under the provision of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant, provided that the said period may be extended for a further period not exceeding 6 months in aggregate after recording reasons in writing for such extension by the court। ये सेक्शन टाइम बताता है और इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि CPC में जितना भी टाइम पीरियड दिया हो किसी भी सूट को डील करने का, इस एक्ट के अंडर जो प्रोविजंस है उसमें यदि सूट फाइल्ड होता है, याद रखिएगा इस चैप्टर में नहीं, इस एक्ट के अंदर में जो सूट फाइल्ड हो रहे हैं किसी भी कैटेगरी में हो रहे हैं, उसको डील करने का जो उसका जो टाइम पीरियड है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोर्ट को कितना रहेगा, 12 मंथ्स। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट। ये याद रखिएगा, जब से सूट फाइल हुआ है तब से नहीं, जब से डिफेंडेंट को समन सर्विस किया गया है उसके 12 मंथ्स के अंदर कोर्ट को है कोई भी इस सेक्शंस के अंडर्स में आता है 1 to लेके 44 जितने भी सेक्शंस है उनके अंदर मेरी सूट आ रहा है एसआरए के अंडर में, तो उन्हें 12 मंथ्स के अंदर डील करना पड़ेगा। इन केस यदि 12 मंथ्स के अंदर भी जो है सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहा है, कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, सूट डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में इट मे बी, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ टोटल टाइम पीरियड्स कितना है? 12 + 6 मंथ्स यानी 18 मंथ्स टोटल हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 18 मंथ्स का है। 18 मंथ्स के अंदर जो एनी हाउ जो है वो कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। ये जो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है जो एक्सटेंड किया जा रहा है, ये जब तक कोर्ट जो है रीजंस नहीं लिखेगा, रीजंस नहीं देगा कि हम जो है 6 महीने का टाइम पीरियड और क्यों बढ़ा रहे, ये देखिएगा मैक्सिमम 6 मंथ्स है मैक्सिमम। तो इन केसेस में कोर्ट को रीज़न देना पड़ेगा कि हम 12 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर पाए और हम क्यों टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 21, अच्छा 21 जो है वो कंपनसेशन की बात करता है, इसे हम आगे भी पढ़ सकते हैं। ये सेक्शन बोलता है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में आल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। ये प्रोविजन कह रहा है कि यदि कोई प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला रहा है तो उसके साथ उसके पास रेमेडी ऑल्सो क्या है, कंपनसेशन क्लेम करने की। जो सूट जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसमें वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करवा ही सकता है डिफेंडेंट से, साथ में कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है इन एडिशन टू, मतलब साथ में। सेकेंड क्लॉज ये बोल रहा है if in any such suit the court decides that a specific performance ought not to be granted but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and the plaintiff is entitled to compensation for that breach it shall award him such compensation accordingly। अब देखिएगा यहाँ पे shall वर्ड यूज हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से shall और मेन हमेशा
में हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कहाँ उसका मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्लॉज ये बोलता है कि जहाँ कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम नहीं दे सकते, पर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और जो डिफेंडेंट ने तोड़ा है और उस तोड़ने की वजह से प्लेंटिफ है वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन का इंटाइटलमेंट है उसका, उस ब्रीच की वजह से। तो जो कोर्ट है उसको अवॉर्ड करना ही पड़ेगा। इट शैल अवॉर्ड हिम सच कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। बट यहाँ शेल वर्ड तो है, बट उसका रीजन क्या है, जहाँ उसे कोर्ट को लगता है एंड दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, कोर्ट डिसाइड्स दैट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम नहीं दे सकते, बट दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था जो डिफेंडेंट ने तोड़ा है एंड उस ब्रीच की वजह से प्लेंटिफ एंटाइटलमेंट है, तो ऐसे केसेस में वहाँ उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लॉज 3 ये बोलता है if in any such suit the court decides that specific performance ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly। यदि कोई प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हमें देनी ही चाहिए, बट इसके साथ में जो है कंपनसेशन पार्टी ने क्लेम नहीं किया है, बट उसे लग रहा है कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी सफिशिएंट नहीं है और वो जस्टिस ऑफ द केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच हुआ उसकी वजह से कुछ कंपनसेशन प्लेंटिफ को देना ही चाहिए, तो ऐसे केसेस में जो है वो अकॉर्डिंगली कंपनसेशन अवॉर्ड कर देगा। यहाँ भी शेल वर्ड यूज हुआ है। क्लॉज 4 ये बोलता है in determining the amount of any compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principles specified in section 73 of the Indian Contract Act। जब compensations का जो amount तय करेगी कोर्ट इस सेक्शन के अंडर में, तो जो सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए कंपनसेशन के रूल्स को डील करने का, अवॉर्ड करने के लिए, वो उससे फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 5 ये बोलता है नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपनसेशन इन प्रिंट। कंपनसेशन कोर्ट तब तक अलाउ नहीं करेगी तब तक प्लेंटिफ जो है वो अपने सूट में जो है कंपनसेशन अपनी प्लेंट में जो है वो क्लेम नहीं करता है। बट इन केस यदि इनिशियली वो क्लेम नहीं करता है तो जो सूट फाइल होने के बाद किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट किसी भी स्टेज पे जो है उसको अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर देगा जैसा भी उसको ठीक लगता है कोर्ट का, और उसमें कंपनसेशन भी जो है वो क्लेम कर सकता है। बट अनटिल अनलेस प्लेंटिफ सामने से कंपनसेशन क्लेम नहीं करेगा तो कोर्ट उसे सामने से ग्रांट नहीं करेगी। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है द सर्कमस्टांसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section। इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इनकेपेबल हो गया, मतलब वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है, बट कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसके पास ये जुरिडिक्शन है कि इस सेक्शन को यूज़ करते हुए कोर्ट जो है कंपनसेशन दे सकती है। ये था हमारा सेक्शन 21। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये कहता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा। ये जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है इसे हम बोलते हैं इनेबलिंग प्रोविजन। ये क्लॉज बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द सीपीसी। सीपीसी में लिखी हुई किसी बात की नहीं रोकते हुए any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in an appropriate case ask for। यदि कोई पर्सन है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट ला रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उससे रिलेटेड यदि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आ रहा है तो अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो कुछ और भी क्लेम कर सकता है। कौन सी चीज़ें क्लेम कर सकता है? पहला पोजीशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। मतलब वो मांग सकता है कि यदि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई जाए साथ में पोजीशन भी दिलवाया जाए, या फिर यदि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है तो उसका पार्टीशन करके उसका सेपरेट पोजीशन दिलवाया जाए उस प्रॉपर्टी का।
Secondly, any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money or deposit paid or made by him in case his claim by specific performance is refused. अब यदि कोर्ट को लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टीज के बीच में हुआ इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, तो कोर्ट मना कर देती है कि हम इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएंगे, बट उसके पास अदर रिलीफ है जो एंटाइटलमेंट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए जो उसने एडवांस दे दिया है, अर्नेस्ट मनी दिया है, या कोई मनी जो है वो ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो वो उसे रिफंड करवाया जाए। तो ऐसी भी जो है वो रेमेडी ले सकता है कि इन केस यदि रिफ्यूज़ किया जाता है हमारा क्लेम, तो जो ऑलरेडी अमाउंट हम पे कर चुके हैं वो हमें वापस रिटर्न करवाया जाए। नेक्स्ट क्लॉज है नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और बी और सबसेक्शन 1 shall be granted by the court unless it has been specifically claimed। जब तक ये स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया जाएगा तब तक कोर्ट ये रेमेडी ग्रांट नहीं करेगी। इन केस यदि वो शुरू से इस चीज़ को एड ऑन नहीं करते अपनी प्लेंट में, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर दे, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, तो वो ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं बाद में। क्लॉज 3 बोलता है द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू हिज पावर्स टू अवॉर्ड कंपनसेशन अंडर सेक्शन 21। ये बोलता है जो क्लॉज सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी जो रिलीफ दे रहा है, उसके अलावा भी जो है इसमें लिखी कोई भी बावजूद के अलावा कोर्ट के पास पावर है कि वो सेक्शन 21 के अंदर जो है कंपनसेशन पार्टीज को दे सकती है। ये था हमारा सेक्शन 22। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A contract otherwise proper to be specifically enforced may be so enforced, though a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same, if the court having regard to the terms of contract and other attending circumstances is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance। Clause 2 ये बोलता है when enforcing a specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract। ये सेक्शन बोलता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि यदि ब्रीच होता है तो एक अमाउंट हम देंगे एज अ कंपनसेशन के तौर पे। डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जो है वो देगी जो भी होगी, ए या बी, और डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जो है उसको देने के लिए तैयार है, बट कोर्ट को ये लगता है उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देख के, अदर अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देख के कोर्ट को ये लगता है कि जो प्रोविज़न दिया गया था, जो क्लॉज डाला गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि इतना अमाउंट देंगे एट द टाइम ऑफ ब्रीच, जो भी पार्टी करती है उसको देना पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए था कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सके, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जा सके, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। ये इस पर्पस से उन्होंने ये क्लॉज एड ऑन नहीं किया था कि जो पार्टी होगी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करने के बदले में जो है पेमेंट कर देगी। यदि कोर्ट को ऐसा फील होता है तो जो वो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी, ऐसा जो भी डैमेजेस डिसाइड किया गया था उस क्लॉज के द्वारा वो उसे फुलफिल नहीं करवाएगी। बेसिकली फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए यदि है बी को 3 महीने के बाद जो है फूड सप्लाई नहीं करती है, तो उसको 10,000 जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, एंड बी जो है यदि वो उसको पेमेंट नहीं कर पाएगी, कंसिडरेशन नहीं दे पाएगी, तो उसे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन पार्टीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करवाना ही है, इस पर्पज़ से था, ना कि इस पर्पज़ से कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो पैसा ले लो, हम तो देने के लिए तैयार हैं। तो यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई पार्टीज़ का पर्पज़ था कि उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंटेंशन उन पार्टीज़ का ऐसा था कि सिर्फ परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ऐसा क्लॉज एड ऑन किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसे केसेस में जो है भले उन्होंने ऐसा क्लॉज डाल के रखा है कि पार्टी डैमेजेस देगी, बट ये जो क्लॉज है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार नहीं करता है।
नॉट अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लॉज सेकेंड ये बोलता है कि यदि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन में इन्फोर्स करवाया जाएगा तो भले जो द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो टेक पेमेंट ऑफ द सम्स नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस में जो भी अमाउंट ड्यू था, नाम था कि 10, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 उसे देना था, तो वो उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करवाएगी, वो सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवाएगी। सेक्शन 24 पढ़ते हैं हम इसके आगे। सेक्शन 24 है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। The dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part, as the case may be, but shall not bar his rights to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such breach. यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई सूट है जिसको जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लाया गया है और वो डिसमिस हो गया है, या उस सूट का कोई पार्ट डिसमिस हो गया, तो ऐसा डिसमिस होना जो पार्ट है वो प्लेंटिफ की राइट जो कंपनसेशन का है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वो भी जो है वो बार हो जाएगा। बट यदि इस कंपनसेशन के अलावा यदि उसके पास और कोई रेमेडी है और कोई राइट है स्यू करने का और कोई ऐसा रिलीफ है उसके पास क्लेम करने के लिए जिसके लिए वो एंटाइटलमेंट है, तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ कंपनसेशन का जो रिलीफ है, जो रेमेडी है, सिर्फ इसको बार कर रही है, बाकी अदर राइट्स और रिलीफ को बार नहीं कर रहा है ये सेक्शन। तो वो आप रेगुलर सूट्स में जाके क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 25 इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 25 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट एंड सेटलमेंट्स। टेस्टामेंट्री जो वर्ड है इसका मतलब ये है विल। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन्हें जैसे विल होता है। So the provisions of this chapter as to contracts shall apply to awards to which the Arbitration and Conciliation Act 1996 does not apply, and to directions in a will or codicil to execute a particular settlement. ये जो प्रोविज़न है ये इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी प्रोविज़न। ये डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है, ये सेक्शन बोलता है कि इस चैप्टर के जितने भी प्रोविजंस है, मतलब सेक्शन 9 टू सेक्शन 24 जो हमने अभी पढ़े हैं लास्ट इस वीडियो में एंड लास्ट वीडियो में, इस ये जो सेक्शंस हैं ये उन अवार्ड्स उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी अप्लाई होंगे जिसमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट जो है 1996 का वो अप्लाई नहीं होता है, और ऐसे विल और जो कोडिसिल है जो पर्टिकुलर सेटलमेंट को रिलेटेड हैं उसमें भी जो है ये सेक्शन 9 टू सेक्शन 24 के प्रोविजंस एज इट इज़ अप्लाई होंगे। ये था हमारा चैप्टर 2, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर 3 जो है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 26। रेटिफिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और फिक्सिंग समथिंग दैट इज़ रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। मतलब ऐसी कोई गलती हो गई है जिसको सुधारना है या सही करना है, जो रॉन्ग थी या जो इनकरेक्ट थी उसको सही करना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट और पुटिंग दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब जो चीज़ गलत हो गई उसको सुधारना रेटिफिकेशन कहलाता है। तो सेक्शन 26 से हमारा व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स में भी रेटिफाइड, यह याद रखिएगा। यहाँ सेक्शन की हेडिंग में तो इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ हुआ है, बट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट दोनों हुआ है। हम पढ़ेंगे ये चीज़ हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन 26 कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट की भी बात करता है जो राइटिंग में है, वही हम आगे पढ़ेंगे जब 27 में सेक्शन में, तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी हेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्लूड है। तो सेक्शन 26 शुरू करते हैं। क्लॉज 1 ये कहता है व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट अप्लाइज डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन देन। ये क्लॉज ये बोलता है कि जहाँ फ्रॉड या पार्टीज की म्यूचुअल मिस्टेक से, देखिए मिस्टेक दो तरह की होती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यदि MCQ आए या ऑब्जेक्टिव आए कि सेक्शन 26 में जब इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई करना होता है तो वहाँ पे मिस्टेक किस तरह की होती है, ऑप्शन ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑप्शन बी मिस्टेक ऑफ लॉ, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो हमें ऑप्शन सी चूज करना है बोथ ऑफ।
बोथ ऑफ दैम। तो यहाँ पे या तो फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक, दो पार्टीज की ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, बट ये एक्सेप्शन है कंपनीज के आर्टिकल एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इनको छोड़ के ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे उसका रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इस सेक्शन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका एक टाइम याद कर लीजिए, डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। तो ऐसे टर्म में हम जो है रेटिफिकेशन लगा देते हैं जब कन्फ्यूजन होता है कि रेटिफिकेशन होगा या रेसिशन होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, ऐसी तीन कंडीशन। तो हमारे पास क्या रेमेडी है जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट है जो अपना रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो पार्टीज के पास क्या रेमेडी है, आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेटिफाइड। दोनों पार्टी में से कोई भी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, यदि पार्टीज नहीं है तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं रेटिफिकेशन का, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, आप कोर्ट से बोलेंगे कि आप इसे सही कर दीजिए, हमारा जो इंटेंशन था वो ये था, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कर दीजिए। सेकेंडली, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट which any right arising under the instrument is an issue claim in his pleading that the instrument be ratified। अब फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पार्टी है, प्लेंटिफ है, वो दूसरा कोई सूट लेके आया है या सेम सूट लेके आया है कि हम इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फॉर एग्जांपल सूट लेके आया है, पर डिफेंडेंट को लगता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई इशू है, और इस पर्टिकुलर क्लॉज को या इस कॉन्ट्रैक्ट या इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफिकेशन होना चाहिए, तब ये हमारी कंसेंट के हिसाब से बनेगा। तो ऐसे केस में इस क्लॉज में डिफेंडेंट को उन्होंने राइट दिया है कि भाई आप अपने डिफेंस में रेटिफिकेशन क्लेम कर सकते हो, कि भाई पहले आप इंस्ट्रूमेंट रेटिफाई करवाइए, फिर जो है आप उसको प्लेंटिफ को रेमेडी दीजिए या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है ग्रांट कीजिए। क्लॉज सी ये बोलता है डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज इट रिफर्स टू इन क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेटिफिकेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। प्लेंटिफ के पास भी राइट है कि वो जो भी सूट ला रहा है उसमें रेटिफिकेशन क्लेम कर सकता है, ऐसे ही डिफेंडेंट के पास भी राइट है, वो अपने डिफेंस में जो भी उसके अदर डिफेंस है उसमें एक रेटिफिकेशन में जो है वो क्लेम कर सकता है। क्लॉज 3 बोलता है इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट is sought to be ratified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct ratification of the instrument so as to express that intention so far as this can be done without prejudice to the rights acquired by third persons in good faith and for value। ये क्लॉज बोलता है यदि ऐसा कोई सूट है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेटिफिकेशन के लिए लाया गया है और कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई फ्रॉड या मिस्टेक की वजह से जो पार्टीज का रियल इंटेंशन था वो उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में नहीं शो हो रहा है, तो कोर्ट मेन इस डिस्ट्रिक्शन या शैल नहीं है, कोर्ट चाहे वो अपने डिस्ट्रिक्शन में जो है वो बोल सकता है कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कर दिया जाए और जो ओरिजिनल इंटेंशन था पार्टीज़ का उसके अकॉर्डिंगली रेटिफिकेशन किया जाए जितना हो सकता है। बट एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि यदि उस प्रायर कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट की वजह से यदि किसी थर्ड पार्टी ने कोई राइट एक्वायर कर लिया है, एक गुड फेथ मतलब जिसको उसको आइडिया नहीं था कि कुछ गड़बड़ है इस कॉन्ट्रैक्ट में और उसने कुछ कंसिडरेशन दिया फॉर वैल्यू, तो ऐसे केसेस को ध्यान में रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट या अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेटिफाई कर सकता है कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। क्लॉज 3 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेटिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेटिफिकेशन हैज सो प्लेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। यहाँ तो नॉर्मली सूट जो था कोर्ट रेटिफिकेशन जो पार्टी से रेटिफिकेशन करवाने के लिए ला रही थी, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट एंड राइटिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहले रेटिफाई करेगा, और जो पार्टी क्लेम कर रही है रेटिफिकेशन यदि वो ये भी प्रे करती है कि आपने इसको सही कर दिया अब आप इसको इन्फोर्स भी करवा दीजिए और कोर्ट को लगता है तो वो जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी करवा देगा। Clause 4. No relief for the ratification of an instrument shall be granted to any party under this section unless it has been specifically claimed। जब तक कि जो पार्टी है वो रेटिफिकेशन का जो ग्राउंड है वो नहीं करेगी, क्लेम नहीं करेगी, तब तक कोर्ट सामने से रेटिफिकेशन की रेमेडी नहीं देगा।
Provided that where a party has not claimed any such relief in his pleading, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading on such term as may be just including such claim. यदि at the time of प्रोसीडिंग्स किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे यदि पार्टी जो है रेटिफिकेशन को प्लीड करना चाहती है, अमेंड करना चाहती है, और तो कोर्ट को है वो अलाउ करना पड़ेगा, द कोर्ट शेल अलाउ करना पड़ेगा कि वो अपनी जो पार्टी है वो अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड कर ले जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है। बेसिकली जो सेक्शन 26 है इसका एक लिमिटेड एप्लीकेशन है और ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब ये प्लीड किया जाएगा, रेटिफिकेशन जो है वो प्लीड किया जाएगा। प्लीड करने के बाद वो प्रूव करेगा कि भाई फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक जो है पार्टीज़ की, उसकी वजह से जो है उनका जो रियल इंटेंशन है पार्टीज़ का वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और जो ये रेटिफिकेशन है वो सिर्फ पार्टीज़ को ही दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जो हम ये पढ़ लेते हैं इसमें ये है व्हेन थ्रू मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़, यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से यदि कुछ फ्रॉड हो रहा है, म्यूचुअल मिस्टेक हो रहा है, तो ऐसे में हम रेटिफिकेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। रेटिफिकेशन की रेमेडी कौन क्लेम कर पाएगा? पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था इस सेक्शंस में जो है कुछ पॉइंट्स तो रिमेंबर है जो हमें याद रखने हैं। तो वो पॉइंट्स ये हैं कि रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन ब्रिंगिंग द डॉक्यूमेंट इन कंफॉर्मिटी विद द एक्चुअल और प्रायर एग्रीमेंट। जो पहला एग्रीमेंट हुआ था, जो एक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था, रेटिफिकेशन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो इन लोग के बीच में एक्चुअल या प्रायर एग्रीमेंट हुआ था उससे कंफर्मिटी लाना है, उनका जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेसली दिखाना है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन राइटिंग फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है देयर मस्ट हैव बीन अ जेन्युइन एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। जो हमारा जेन्युइन एग्रीमेंट है वो हमारे एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यदि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर हम रेटिफिकेशन की जो रेमेडी है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्लॉज ये बोलता है इट वॉज थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक बिटवीन द पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन डिड नॉट एक्सप्रेस ट्रूली द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सिर्फ फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक है। म्यूचुअल मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों इंक्लूड है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक होती है यदि पार्टीज़ के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और उस वजह से जो है उनका जो ट्रू इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इसी केस में जो है हम रेटिफिकेशन क्लेम कर सकते हैं। चौथा, यूनिलेटरल मिस्टेक विल नॉट अफोर्ड रिलीफ फॉर रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो है जो मिस्टेक होगी वो म्यूचुअल होगी, मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से होना चाहिए। यदि एक तरफ से यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वो जो है वो रेटिफिकेशन को क्लेम नहीं कर पाएगी। यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से जो है मिस्टेक होनी चाहिए, इसलिए यहाँ वर्ड हुआ है म्यूचुअल मिस्टेक। द कोर्ट हैज टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू द मीनिंग एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो कोर्ट है उसको जो है दोनों पार्टीज की इंटेंशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आने चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट के, उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब उसके थ्रू जो है वो पार्टीज़ का जो है लीगल जो इंटेंशन है वो डिटरमाइन कर सकेगा। ये जो रिलीफ है इट इज़ डिस्क्रिशनरी फॉर द कोर्ट टू ग्रांट द रिलीफ ऑफ द रेटिफिकेशन। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोर्ट की पावर है कि वो उस रिलीफ को ग्रांट करना चाहता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रेटिफिकेशन का जो है रिलीफ ग्रांट करता है पार्टी को कि नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। And if you found this video informative and enlightening, don't forget to hit that like button and please share this video and subscribe to Vidhi Kaksha. Stay tuned for our upcoming videos. Thank you.